हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो वीडियो है ये आने वाले सी टेट, यू टेट एंड अनदर टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपको बता दिया जाए कि ये जो वीडियो है ये CDP का पार्ट 4 का वीडियो है। इससे पहले जो है इसके 3 पार्ट्स और अपलोड हो चुके हैं, तो जिन्होंने ये 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी इन 3 पार्टों को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो एक शिक्षक और एक स्टूडेंट यानी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है स्नेह का, ऑप्शन नंबर बी है विश्वास का, ऑप्शन नंबर डी है सम्मान का, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो एक शिक्षक यानी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशंस होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो है स्नेह का रिलेशन भी होना चाहिए, दोनों के बीच में एक दूसरे से स्नेह होना चाहिए, साथ ही विश्वास होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को जो है अगर विद्यार्थी को अपने शिक्षक पर विश्वास होगा तो तभी वह उसे अपनी कोई भी परेशानी है या फिर कोई भी डाउट्स हैं वो अपने टीचर्स के साथ शेयर कर पाएगा, जिससे कि टीचर जो है वो उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ सम्मान भी ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो सीखने की प्रक्रिया की बात हो रही है, यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है। लर्निंग प्रोसेस में जो एक स्टूडेंट है उसने जो भी एरर्स किए हैं, जो भी त्रुटियाँ की हैं, तो उसके संबंध में हमें अपनी दृष्टि से बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो उसके लिए बिल्कुल राइट स्टेटमेंट रहेगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। त्रुटियां जो है वो अधिगम की प्रक्रिया का भाग है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो त्रुटियां हैं वो अधिगम की प्रक्रिया का ही एक भाग है। अधिगम की प्रक्रिया का ही एक भाग है, क्योंकि जो बच्चा है वो त्रुटियों से ही सीखता है, एरर से ही सीखता है। अगर हमने कोई एक प्रयास किया और हम पहले ही प्रयास में जो है सफल नहीं हो पाए, तो हम दूसरे प्रयास में जो हमने पहले प्रयास में गलती की होगी हम उस गलती से ही सीखेंगे और अपना दूसरा जो प्रयास है वो पहले प्रयास से काफ़ी अच्छा करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि और इसके साथ अगला जो बोला गया है कि विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण त्रुटियाँ होती, ऐसा भी नहीं है कि किसी की लापरवाही, क्योंकि त्रुटियाँ जो है वो एक सामान्य बात सी है, वो हमसे भी हो सकती है, आपसे भी, और किसी भी से भी जो है त्रुटियाँ हो सकती हैं। साथ ही ऑप्शन नंबर डी भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट और सटीक आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, त्रुटियाँ अधिगम की प्रक्रिया का भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मानव के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो है हमारा वो है सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और चौथा है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर।
तो जो मानव का विकास है, मानव डेवलपमेंट है, उसके संबंध में जो इसमें से सही कथन है वो यह है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जो मानव का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि एक बच्चा है तो पहले वो अपने हाथों की उंगलियों को चलाना सीखता है, फिर अपने हाथ को चलाना सीखता है, तो ये एक सामान्य प्रोसेस है। उसके बाद उस प्रोसेस में जो है विशिष्टता आती है, वो अपने हाथ की उंगलियां और अपने हाथ के बीच में जो है एक सामंजस्य स्थापित कर लेता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा टीचर जो है वो विद्यार्थियों के बीच में किस चीज़ को बढ़ावा देता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन नंबर बी है सहयोग की भावना को, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिद्वंद्विता की भावना को, ऑप्शन नंबर डी है तटस्थता की भावना को। तो जो हमें इसमें से सबसे सटीक आंसर और सबसे राइट आंसर चूज़ करना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सहयोग की भावना को। एक अच्छा टीचर जो है, एक अच्छा टीचर अपने जो विद्यार्थी हैं उनके मध्य में जो है सहयोग की भावना को बढ़ाएगा, ताकि बच्चे जो है एक दूसरे की मदद करना सीखे, उनमें सामाजिकता का विकास हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। हमें जो यहाँ पे ऑप्शंस है इनमें से सबसे पॉजिटिव आंसर जो है वो चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। तो एक बच्चा है वो कौन सी स्टेज में अपने पर्यावरण से जो है प्रभावित होने लगता है या फिर अट्रैक्ट होने लगता है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी है शैशवावस्था और ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ावस्था। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था। जो कोई बच्चा है वो बाल्यावस्था में जो है अपने पर्यावरण से जो है वो प्रभावित होने लगता है। इस अवस्था में जो है बच्चे आसपास की वस्तुओं में जो है इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, कि जैसे चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो या फिर कोई जीव जंतु हो, वह क्या है, वह क्यों है, वह कैसे है, आदि प्रश्न जो है बच्चे के मन में उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए है डोलार्ड ने, ऑप्शन नंबर बी है मिलर ने, ऑप्शन नंबर सी है पियाजे ने, ऑप्शन नंबर डी है वंदूरा और वाल्टर्स ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बंदूरा और जो वाल्टर्स हैं इन्होंने जो है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो किसी बच्चे की जो विकास है उसका डेवलपमेंट है वो कौन सी एज से या कौन सी अवस्था से प्रारंभ होता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष की आयु के बाद, यानी कोई बच्चा है उसका जो डेवलपमेंट है जब वो 2 ईयर्स का हो जाएगा उसके बाद शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष की आयु के बाद, यानी जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद उसका विकास शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी है 7 वर्ष की आयु के बाद, और ऑप्शन नंबर डी है माँ के गर्भ से ही। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी माँ के गर्भ से ही, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। तो जो डाल्टन शिक्षण विधि है उसका विकास किसने किया। तो हमारे जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फ्रोबेल ने, ऑप्शन नंबर बी है किलपैट्रिक ने, ऑप्शन नंबर सी है मिस हेलन पार्कहस्टर ने, ऑप्शन नंबर डी है डाल्टन ने। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मिस हेलन
स्पार्क हस्टन ने, क्योंकि अब बहुत से लोग कहेंगे डाल्टन शिक्षण विधि, तो डाल्टन है, लेकिन डाल्टन ने इसका जो है सिद्धांत दिया था, शिक्षण विधि दी थी, लेकिन इसका जो विकास डेवलपमेंट है वो मिस हेलन ने किया था। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है, यानी किसी बच्चे के ऊपर जो है वंशानुक्रम पर पड़ने वाला कौन सा प्रभाव जो है वो उसके वंशानुक्रम यानी उसके हेरिडिटी से नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक लक्षण का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी है चरित्र का प्रभाव, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी बच्चे के ऊपर उसकी हेरिडिटी से जो कौन सी चीज़ जो है प्रभावित नहीं होगी। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी बच्चे के ऊपर जो है जैसे उसके शारीरिक लक्षण का प्रभाव, शारीरिक लक्षण पर भी प्रभाव जो है वंशानुक्रम का रहता है। जैसे किसी के माता पिता दोनों लंबे हैं तो वो बच्चा भी जो है जनरली लंबा ही होता है। और बुद्धि का प्रभाव, अगर माता पिता अच्छी बुद्धि के हैं तो सामान्य तो देखा जाता है कि बच्चे की जो बुद्धि है वो भी सही होती है। तो वंशानुक्रम का कहीं ना कहीं शारीरिक लक्षण पर भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है और बच्चे के चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इनमें से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। तो इसमें से 3 आंसर जो है वो होंगे लक्षण और एक जो है नहीं होगा, तो वो जनरली नेगेटिव आंसर होगा, हमें उसे ही चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, कि कोई भी नई परिवेश है, कोई जैसे कहीं भी नई बच्चों के बीच में या फिर नए माहौल में जो है अपने को एडजस्ट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी है अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना। अमूर्त रूप से मतलब सोचते रहना कि ऐसी चीज़ें, मतलब अमूर्त रूप से सोचना कि ऐसे मतलब कोई भी चीज़ है उसके बारे में परिकल्पना करना, उसके बारे में सोच विचार करना। और नंबर सी है लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, यहाँ पे रट लेना। ऑप्शन नंबर डी है प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना, यानी उस पर अच्छा संप्रेषण कौशल हो, वो अच्छे तरीके से जो है अपनी बात को दूसरे के सामने रख सके। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना है। ठीक है, यहाँ पे रट है, तो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना जो है एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान जो है, बुद्धिमत्ता जो है वो रटने से या फिर याद करने से नहीं होती है। बाकी जो 3 ऑप्शंस है वो सही रहेंगे और ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। विकास जो है कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। तो ये जो तथ्य है ये किस चीज़ से, कौन से सिद्धांत से संबंधित है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर डी है वैयक्तिक अंतर सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी है विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, और ऑप्शन नंबर डी है एकीकरण के सिद्धांत से। तो विकास जो है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, तो इसके संबंध में जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। एक टीचर के लिए जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगा, हमें वो चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक बच्चा सीखते हैं, यानी प्रत्येक बच्चे जो हैं वो सीखते हैं या प्रत्येक बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर बी है कुछ बच्चे सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है या प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
विकास की दिशा होती है। तो विकास की जो दिशा है, विकास की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है निश्चित, ऑप्शन नंबर बी है अनिश्चित, ऑप्शन नंबर सी है निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा, विकास की दिशा जो होती है वो होती है निश्चित। विकास एक निश्चित दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चा किस प्रकार सीखता है। तो एक बच्चा है वो किस प्रकार से सीखता है, यहाँ पे पूछा गया है। पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा के द्वारा, प्रश्न पूछकर, या फिर कई प्रकार से। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कई प्रकार से। एक बच्चा जो है वो कई प्रकार से सीख सकता है। पुस्तकें पढ़कर भी सीख सकता है, परिचर्चा के द्वारा भी सीख सकता है, आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करके कि मतलब एक बच्चे ने जो है बताया कि ऐसा है, तो अगर उसमें से कोई चीज़ गलत है तो दूसरा बच्चा बताएगा नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा है। तो इस प्रकार से भी बच्चा सीख सकता है। प्रश्न पूछकर भी सीख सकता है। तो कई प्रकार से विभिन्न अलग अलग तरीक़ों से जो है बच्चा सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। तो कैसी है शिक्षक की भूमिका आधुनिक अधिगम प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर ए है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो जो इसका राइट आंसर पॉजिटिव आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की जो भूमिका है वो शिक्षक की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।